अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक, ये प्रोग्राम जिसे आप गुड मॉर्निंग पब्लिक कहते हैं, मुझे आप सुहासिल कहते हैं और पब्लिक जो है इस्लामाबाद में जो बैठे हमारे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं उन्हें हरमीत सिंह कहते हैं। तो फौरी तौर पर उनके पास चलते हैं, इसके बाद बाकायदा बताएंगे कि आज के शो में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें जो कि हमने आपसे शेयर करनी है। बट पहले अस्सलामुअलैकुम हरमीत बाजी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सुहा। और वैसे अगर कहा जाए जून का महीना आता है तो जून के महीने में काफ़ी इंतज़ार होता है, ख़ासकर सरकारी इदारों से मुंसलिक लोगों का, नौकर पेशा लोगों का, और इसी तरह आम आदमी को भी इंतज़ार होता है कि जून का महीना आने वाला है तो आवाम के लिए कितना बड़ा पैकेज या किस किस्म का रिलीफ जो है वो मिलेगा। तो मेरे ख्याल में अब आगे बढ़ें, आगे बढ़कर आपको बताएं कि देखिए दो किस्म की चीज़ें हैं ना, मतलब बहुत सारी एक्साइटमेंट जून के महीने में होती हैं। आदों का जिक्र तो हम निकल कर लिया, मतलब हमने मैंगो सीजन के हवाले से कल जो धड़ाके का शो किया है ना, उसके बाद हमने समर वेकेशंस की बात की। तो कल मैं जब घर पहुंची तो मेरा छोटा सा भाई मेरे पास आया और मुझे कहता है ओह माय गॉड आप ही मुझे छुट्टियां हो गई हैं। मतलब बच्चों की एक्साइटमेंट का लेवल ये है कि घर से छुट्टियां हो गई है बाकायदा। तो आप सरकारी इदारों की बात कर रहे हैं, आप अगर घर की बात करें तो जून का महीना मतलब ये कि मंथ ऑफ द बजट, तो बजट का इंतज़ार हम कर रहे हैं। और आने वाले बजट में आज हमारे पूरे प्रोग्राम में हम बाकायदा तौर पर टेक्निकलिटीज़ को देखेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे कि हमारे हमसाया मुल्क यानी भारत की, हम तो बात वैसे अक्सर औकात करते रहते हैं अच्छी चीज़ों को लेके। इसके अलावा बांग्लादेश की बात भी करेंगे, आज की क्या सूरत हाल है उनकी इकॉनमी की और उनके बजट की या उनके खसारे की या उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की। बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट आज की स्टोरी, तो आज आपको पता है कि IMF के साथ कहा यह जा रहा है, शहबाज शरीफ का ये कहना है जो कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है कि रवा माह लगता ये है कि मुआहिदा IMF से हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अपने पाँव पर खड़े होने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। अब वो कैसे तैयार है, इस हवाले से तो हम अपने माहिर मुआशियात जो है उनसे बात करेंगे कि क्या वे आउट आपको नज़र आता है। अगर इन एनी केस अगर IMF से हमारा मुआहिदा नहीं हो पाता तो फिर हमारे पास क्या वे आउट है या कहाँ से हम अपनी इकॉनमी को थोड़ा संभाला दे सकेंगे। तो इस हवाले से हमने बात करनी है आज के पूरे प्रोग्राम में। तो आज अगर हम बात करें पूरे रनडाउन की, सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम। टॉप स्टोरी में सबसे पहले आपको पता है हमने प्रोग्राम का आगाज़ भी इसी से करना होता है, टॉप स्टोरी का आगाज़ भी इसी से करना होता है कि हमारी सियासी सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पे बेयकीनी की सूरत हाल आप देख रहे हैं, कोई नई पार्टीज बना रहा है, कोई नए सियासी कायदान मैदान में आ रहे हैं और इन पर नज़र है हमारे उन सियासी रहनुमाओं की जो इस वक्त स्लिपिंग मूड पर हमें नज़र आ रहे हैं। मतलब अगर कल की मुलाकात की बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मिले हैं और उन्होंने मशरूत इस वक्त इंतखाबात यानी इलेक्शन की बात की और उसकी हामी भरी है। अब क्या शराइत रखी गई हैं और इलेक्शन के बारे में सोहा एक और चीज मेरे ख्याल में इस पे भी थोड़ी सी डिस्कशन होनी चाहिए। अगर हमने देखा है कि मौलाना साहब अचानक थाईलैंड का जो दौरा था, हालांकि सोशल मीडिया पे उसके एक अलग रंग भी दिया गया, लेकिन थाईलैंड के का जो दौरा था बड़ा अहम था और उसके बाद वो जैसे वापस आए हैं, यानी बहुत कम हमने देखा है कि कोई जमात इस्लामी या जो जमात उलमा का कोई जो लीडर होता है वो थाईलैंड की तरफ जाए या सिंगापुर की तरफ जाए, बहुत कम जाते हैं, उमूमन सऊदी अरब और इन इलाकों की तरफ जाते हैं। उसके बाद हमने ये देखा है कि मौलाना साहब की कल जो मीडिया टॉक थी वो बड़ी अहम थी। उसमें आपने ये देखा कि एक तरफ तो अब जो तासुर दिया जा रहा है कि आने वाले दिनों में, और मरियम नवाज साहबा की जलसों को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाली गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हुकूमत जो है वो नून लीग की होगी दोबारा। लेकिन मौलाना साहब का झुकाव इस वक्त जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो आसिफ अली ज़रदारी की तरफ है और तमाम तर प्लानिंग इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आने वाला जो वज़ीर आज़म है कहीं ना कहीं वो पत्ता बिलावल भुट्टो का निकल आ रहा है और जिस पर इख्तिलाफात जो है नून लीग और आसिफ ज़रदारी के दरमियान काफ़ी बढ़ चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें यही हैं कि नून लीग का ये खदशा है कि आसिफ ज़रदारी साहब ने जो डेरे डाले हैं लाहौर पंजाब और साउथ पंजाब की जितने विकटें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गिर रही हैं पीपल्स पार्टी की गोद में। तो ये सबसे बड़ा है। और मौलाना साहब की जो मीडिया टॉक थी बड़ी अहम है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी बजट जो है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं तरक्याती कामों के हवाले से मौलाना साहब के चाहे उनके साहबजादे हों या उनसे रिलेटेड उनकी पार्टी से रिलेटेड लोग हों, तो उनको काफ़ी सारे मौके दिए गए हैं, बहुत सारे फंडिंग जो है उनको दी गई है और उन्हें भरपूर फ़ायदा भी उसको उठाया है। तो अब मामला जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी सामने आ रही है। बहरहाल आप आगे चलिए। आपको पता है इस सारी सूरत हाल में आप कराची की बात अगर करें तो आपको पता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कराची में मेयर कराची के हवाले से भी अहम अनाउंसमेंट की है। और अगर आप पंजाब की बात करें तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पंजाब के इंतखाबात या पंजाब में होने वाली इस वक्त जो सियासत है
उसमें आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ही दिखाई दे रही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकलने वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि ये तो वाज़ेह है कि ना ही हम नून लीग में शमूलियत इख्तियार करेंगे, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा होंगे या बनेंगे। खैर, इसकी सूरत हाल काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। अभी आज के दिन हम खासतौर पर IMF और बजट को लेकर डिटेल एक सेगमेंट भी करेंगे। तो टॉप स्टोरीज में पॉलिटिकल सिनेरियो को हम इस तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन खाली सियासत 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 अब नहीं करेंगे। हमने कुछ और टॉपिक्स भी रखे हुए हैं, कोई ऐसी बातें भी आपसे करेंगे जिससे आपको फ़ायदा और आप थोड़ा सा इस चीज़ को फील कर सकें कि येस, आपकी ज़िंदगी में और चीज़ें भी हैं जिन पे आप ध्यान दे सकते हैं, जो कि आपके स्ट्रेस को थोड़ा कम कर सकती हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है हमारे पास, कभी सवाल से होती हैं, कभी आपको मुख्तलिफ, अगर चौलिस्तान की हम बात करें तो आज हम एक रिपोर्ट वहाँ से लेकर आए हैं जहाँ से आप रिपोर्ट देखेंगे तो शायद आप इनकरेज हो सके इस हवाले से कि आपने अगर कुछ भी करना हो ज़िंदगी में तो आप कहीं भी कर सकते हैं। अब चौलिस्तान की एक स्टोरी है जहाँ पर मौसम की सख्तियाँ जो है, वो मौसम की सख्तियाँ हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बहार हो, ख़ज़ा हो, वहाँ पर एक ऐसा चरावा है जो पता नहीं कितने अरसे से जानवरों को पाल रहा है। आप इतनी एडवांसमेंट के बावजूद, इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद, हमारे पास जहाँ पर सहूलियात के अंबार लगे हुए हैं, मशीन्स की हमारी बेस्ड लाइफ हो गई है, वहाँ पर आज भी कुछ लोग वो ज़िंदगी गुजारे जो हम किताबों में पढ़ा करते थे कि चरावा ऐसे करता है, वैसे करता है, उनकी ज़िंदगी ऐसे होती है, वैसी होती है। तो आज के प्रोग्राम में इस किस्म की स्टोरी को शामिल करने का मकसद ये कि आपको बताएं कि पता नहीं आप इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि आप कहाँ रहते हैं और क्या क्या नेमतें अल्लाह की तरफ से आपको मिली हुई हैं। तो अगर मुश्किल वक्त भी है या अगर सहूलियात नहीं भी है तो उस पर भी साबिर और शाकिर रहने वाले लोग इस दुनिया में हैं। तो वी हैव अ रिपोर्ट टू शेयर विद यू गाइस, तो वो भी आज के प्रोग्राम का यानी टॉप स्टोरी का हिस्सा होगा। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ की हम बहुत बात कर रहे हैं आजकल, और करने का मकसद भी ये है कि पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो हरमीत आपको पता है पिछले कुछ महीनों में, मैं सालों की बात नहीं कर रही, महीनों की बात कर रही हूँ कि पाकिस्तान डायबिटीज़ में टॉप ऑफ द लिस्ट है। मतलब पाकिस्तान दुनिया का सबसे पहला मुल्क है जहाँ पर डायबिटीज़ के पेशेंट रोज़ाना की बुनियाद पर ज़्यादा हो रहे हैं। आपने सुना होगा पहले क्या होता था। सबसे बड़ी तशवीश की बात यह है सोहा, अगर हम देखें तशवीश की बात यह है कि अगर एक वक्त होता था कि 40+ के बाद मुख्तलिफ आप जब टेस्ट करते थे तो इस किस्म की चीज़ सामने आती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नौजवानों में ये रेशो बढ़ती जा रही है और बच्चों में भी ये चीज़ ज़्यादा आ रही है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ काफ़ी तशवीशनाक है और जैसे जैसे हम देख रहे हैं दीगर ममालिक में और पाकिस्तान का नंबर इसमें हाई हो रहा है। इससे माजी में मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ बीमारियों में हमारा नंबर हाई होता है, लेकिन अब शुगर के हवाले से जो चीज़ें आ रही है वो कोई अच्छी खबरें नहीं है। तो मेरे ख्याल में टॉपिक बड़ा अच्छा है। और हरमीत, हम सिर्फ डायबिटीज़ की बात नहीं करेंगे, डायबिटीज़ से होने वाले मरीज़ जो है वो मरीज़ ये हमेशा गिला करते हैं और हमेशा बताते हैं कि उनको डायबिटीज़ के अलावा बड़ी सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों की इंडिकेशन करते हैं। फ्रोज़न शोल्डर की आज हम बात करेंगे। मतलब अगर आप डायबिटिक हैं और अगर आपके कंधे में दर्द है और कुछ अरसा वो दर्द सिर्फ पेन की सूरत में रहता है और कुछ अरसा आपको आहिस्ता आहिस्ता वो हिस्सा, वो पार्ट आपकी बॉडी का साकिन फील होता है और उसके बाद फिर आप रिवर्स हो जाते हैं। मतलब आप सही होने की तरफ, जो आपकी पहली सूरत हाल होती है कंधे की, आप उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि ठीक हो रहा है, डायबिटिक है, आपकी एकीज़ हो जाती हैं हड्डियाँ या आपका कुछ ना कुछ इस तरह का मसला मसाइल चलता रहता है, तो आपको लगता है कि चलिए अब ठीक हो गया, अब नॉर्मल हो रहा है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। आपकी इस हड्डियों के दर्द यानी आपके शोल्डर के पेन के बाद, उसके साकिन रहने के बाद जब वो रिवर्स होकर अपनी असली हालत में वापस जाता है तो ये इसको एक बीमारी का नाम दिया गया है, वो है फ्रोज़न शोल्डर। अब ये जो बीमारी है इसकी क्या क्या अलामात है, इसका इलाज मुआवजा क्या है, डायबिटिक को किस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए और इसकी क्या क्या थेरेपीज़ हैं, इस हवाले से एक डिटेल सेगमेंट है। सो गाइस डोंट मिस इट आउट, हमारी टॉप स्टोरी का टॉप ऑफ द ऑल हिस्सा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल अब तो अगर बजट की बात करें तो कोई भी पॉलिटिकल प्रोग्राम निकाल के देख लें, कोई न्यूज़ देख लें, हम बजट 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 की बात कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन आज का हमारा ये जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा हमने इस नोट पर करना है। शायद आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमने एक ऐसा शो किया था कि हमने बजट को एज अ होल, सूबे का और वफाक का बजट हमने डिस्कस नहीं किया था, हमने हरमीत एक घर का बजट डिस्कस किया था कि आने वाला बजट जो है वो एक घर वालों को कितना फैसिलिटेट कर सकता है। आपके टैक्स, आपके बच्चों की फीस से लेके आपकी घर की क्रॉकरी, ग्रॉसरी और आपकी ज़रूरत ज़िंदगी को पूरा करने के लिए जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिसे हम अशिया खुरोनोश कहते हैं, उनकी कीमतों को किस तरह से एक घर का बंदा अपना बजट कंट्रोल किस तरह से कर सकता है। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने जो बजट का ये एक हिस्सा रखा है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कंपेयर कर सकें आज से 52 साल पहले अलग होने वाले बांग्लादेश का, जिसके बाद आज उसकी इकॉनमी कहाँ स्टैंड कर रही है, उनकी जीडीपी, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उनका इस वक्त सालाना जो बजट है जो वो पेश करने जा रहे हैं 2023 में, 2022 में उनकी क्या सूरत हाल रही, इस पर आज हमारे माहिर मायशत हमारे साथ होंगे। हम कंपैरिजन भी करेंगे और
साथ इस हवाले से देखेंगे भी क्या क्या चीज़ें हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। सो ऑल दो दीज ऑल थिंग्स इज़ अ पार्ट ऑफ आवर टॉप स्टोरी फॉर टुडे। हम करेंगे डेली डोज जो कि इंटरेस्टिंग है, लेकिन उससे पहले हमें एक क्विक लेनी है। ब्रेक के बाद हम आएंगे वापस और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे यहीं से। यू जस्ट कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में, जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। और होपफुली कि आपने अपने दिन का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में किया होगा। वैसे देखने में हरमीत पाजी ऐसा लगता है कि हर दिन सेम होता है, क्योंकि हम सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं और आके बैठ के आपके सामने शो करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इज़ अ ब्रांड न्यू डे, मतलब अनदर चांस टू डू समथिंग। इफ़ अगर आपने कोई कल के दिन कोई काम नहीं किया, या कल के दिन आपने किसी को मनाना था आपने नहीं मनाया, कल के दिन कोई गलती हो गई, उसका अजाला आपने आज के दिन करना है, या आज कोई काम कंप्लीट करना है, या आज कोई काम शुरू करना है। सो यू हैव अनदर चांस टू डू सो। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से आपको कैश करना चाहिए आज के दिन को। और मैं अक्सर औकात हरमीत पाजी ये कॉमन प्रैक्टिस है, कॉमन गलती है जो हम करते हैं। हम आज के दिन में भी मुसलसल कल के दिन में ही रहते हैं। हमें होता है कि अच्छा कल ये हुआ था, कल ये हुआ था, और उसके साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स में आज का दिन गुजर जाता है। तो ये बहुत गलत करते हैं, ये आपने आज के दिन नहीं मेरे ख्याल में सुबह सवेरे एक तो हमेशा ये बात करना कि सुबह सवेरे उठना, मेरे ख्याल में आप जितने काम, बहुत सारे लोगों की आदतें होती हैं सुबह सवेरे उठना, और फिर यही होता है कि आधा दिन उनके पास रेस्ट के लिए भी होता है, बहुत सारे दीगर कामों के लिए भी वक्त निकाल लेते हैं। लेकिन आप जो रूटीन हम देख रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी न्यू जनरेशन है, तो उनका देर तक जागना और फिर लेट तक सोना जो है, अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे काम जो है उनके सर पर होते हैं, और फिर वही सोच के भाई अगले दिन कर लेंगे, अगला दिन आता है तो दूसरे दिन कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में जो दिन आपको मिला है और एक नई जिंदगी, नई सुबह की शुरुआत हुई है, तो उस सुबह से, उस दिन से फ़ायदा उठाना, और फ़ायदा उठा के यही कामयाबी का राज है कि काम जो है वो वक्त पर कर लिया जाए। तो मेरे ख्याल में आगे बहुत सारी चीज़ें जिनको आपको सामना करना है, बहुत सारे काम जो आपकी लाइफ में आने हैं, क्योंकि हर दिन बहुत सारी चीज़ें लेके आता है और उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, ना कि माजी की तरफ जाते हैं। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि उमूमन हम देख रहे हैं कि हम माजी की तरफ जा रहे हैं, जो कि दुरुस्त समत नहीं है। एग्जैक्टली। तो फिर बेसिकली हमें इस बात को ही कीप इन माइंड रखना चाहिए कि वक्त कभी हाथ आता नहीं, सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं। तो इससे आपने अपने प्रोग्राम के साथ, हमने तो आगाज़ किया, आपने अपने दिन का आगाज़ भी इसी थॉट के साथ करना है कि वक्त को ज़ाया ना करें। आगे बढ़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ द गुड मॉर्निंग पब्लिक की डेली डोज की पहली खबर जो है, बेसिकली वो एक ऐसी खबर है जो आप इन्वेस्टिगेटिव खबर इसको कह सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप ये मूवीज़ में देखते हैं, रियलिस्टिक, मतलब रियल लाइफ में हम आपको एक अभी मूवी का सीन दिखाने लगे हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो लोग सोच रखते हैं इस तरह की, वो किस किस तरह से राह फरार इख्तियार करते हैं अपने आप को बचाने की। सऊदी अरब से खबर है, जहाँ पर बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत कम हमें ये रेशो नज़र आती है। अगर आप क्राइम रेट की बात करें, आपको पता है हरमीत बाजी वहाँ की पॉलिसीज़ और वहाँ के कानून इस सवाल से काफ़ी सख्त हैं, जो बहुत कम होता है। लेकिन सऊदी अरब में एक ऐसी जगह तफ्तीश के दौरान इन्वेंट की गई है, जहाँ पर आपको पता है एक खुफिया जगह बनाई थी, एक जगह के अंदर खुफिया जगह बनी है। और गेस व्हाट, उस जगह का जो रास्ता है वो वहाँ से बनाया जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते, मतलब किसी का शक भी नहीं जा सकता। रेफ्रिजरेटर जो है उसका दरवाज़ा, उसका दाखिली दरवाज़ा था उस खुफिया जगह का। मतलब हमने फ्रिज खोली, तरबूज निकाला, आम निकाला, खाया पिया, फ्रिज बंद कर दी। कोई सोच सकता है कि उसके रेफ्रिजरेटर के दरवाजे के अंदर से एक पूरा कमरा निकलेगा जो कि खुफिया जगह है। तो जनाब ये सऊदी अरब की जो हुक्काम है, उन्होंने दरवाज़ा खोला कमरे का, और कमरा खोल के रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोला तो अंदर तो पूरी दुनिया आबाद थी। अब तफ्तीश का बाकायदा उन्होंने आगाज़ कर दिया है, और किसी मूवी के सीन से कम नहीं है। हरमीत बाजी देखिए, चेक करें, सोच देखें। मैं सोहा इसी मनाज़िर को देख के मुझे याद आ रहा है 80s के टाइम की बहुत सारी फिल्में जो बॉलीवुड की हुआ करती थी और हमने देखी, तो उसमें इस किस्म की चीज़ें होती कि एक छोटा सा दरवाज़ा, या तो वो कई खिड़की नज़र आती, या कोई बहुत बड़ी पेंटिंग जो है वो लगी होती, एक पेंट लगा होता, तो उसके बाद हम आगे निकलते थे, कोशिश करते तो पूरी दुनिया अंदर नई की नई दुनिया हमें नज़र आती थी। तो वही सूरत हाल इसमें भी आ रही है। और मेरे ख्याल में सऊदी अरब की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी बॉलीवुड को पसंद करने वाले बहुत ज़्यादा, या हॉलीवुड को, और उस किस्म की चीज़ें जो हैं उस पर इम्प्लीमेंट करना। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि सारी चीज़ के पीछे यानी खोज लगाना, और खोज के बाद आपको पता चल जाना कि भैया ये असल में फ्रिज का दरवाज़ा नहीं है, बल्कि इसके अंदर पूरी दुनिया छुपी हुई है। लेकिन वैसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं महारत, जिस महारत से इस दरवाजे को लगाया गया और फिर अंदर पूरी दुनिया बनाई गई है। तो वाकई में बहुत सारी चीज़ें हमें फिल्मों में नज़र तो आती हैं, लेकिन रियल लाइफ से उसका कोई अमल दखल नहीं होता, रियल लाइफ से वो काफ़ी दूर होती हैं। लेकिन इसमें अगर आप अंदाज़ा लगा लें तो काफ़ी, यानी बिल्कुल ऐसा लगता है कि कार्बन कॉपी है। और आपको पता है जो वहाँ के हुकाम है, उन्होंने जिनको पकड़ा है वो गैर मुल्की कारकुनान है।
अब उस मुल्क से भी आपका ताल्लुक ना हो और इतना आप धड़ल्ले से इतना मतलब बहादुरी का मुजाहरा करें तो क्या ही बात है। खैर अब वजारत जो है उन्होंने पकड़ ली है और पकड़ने के बाद बाकायदा तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया। अब आपका क्या हाल होगा ये आपको नहीं पता इसका। खैर अगर आपको बताओ हरमीत, इस सारी सिनेरियो में ना एक चीज़ जो मैंने देखी है, आप गैर मुल्की मतलब किसी प्रदेश में, आप किसी और मुल्क में रहते हैं तो आपको थोड़ा इस हवाले से ख्याल करना चाहिए कि ये पाकिस्तान नहीं है। आपको याद है आपके दोस्त या मेरे अक्सर जो रिलेटिव्स हैं वो जब बाहर से आते हैं तो आकर कहते हैं ओ माय गॉड, जो आज़ादी पाकिस्तान में वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो जब आप कहीं और होते हैं तो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ को ऐसे फॉलो करते हैं जैसे आप पे लाजिम हो मुलज़ूम हो। अब पाकिस्तान में आ जाए तो आप तो शेर हो जाते हैं। लेकिन अफसोस के साथ हम यही पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों की आप पर पाबंदी होती है, और हम फॉलो करते हैं, ख्याल रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उड़ान भरते हैं और पीआईए लाहौर के उफक पर यानी नीचे एयरपोर्ट के करीब आता है या पेशावर के या इस्लामाबाद के, तो फिर हम देखते हैं कि जो हाल अंदर एरोप्लेन में होता है वो मनाजिर देखने वाले होते हैं। बाकी में बहुत सारे अंग्रेज जो हमारे साथ फॉरनर आते हैं वो भी परेशान होते हैं कि अभी तक तो ठीक ठाक चल रहे थे, अचानक क्या हुआ इनको। एग्जैक्टली मतलब वहाँ से हमारे ना वो सीना चौड़ा हो जाता है और हम ये सोचते हैं ओ माय गॉड हम लैंड करने वाले हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान इज जस्ट लाइक कि हमारी अपनी सल्तनत है, हम यहाँ के बादशाह हैं, हमारा जो दिल में आए वो हम करें, बेखुदा के लिए इससे मोहब्बत करें। जितनी आज़ादी पाकिस्तान में उतनी कहीं भी नहीं है, तो इस मुल्क से प्यार भी करें, इस मुल्क का ख्याल भी रखें, कोई अपना हम किरदार भी अदा करें जितना भी आप कर सकते हैं। और दो आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। चूँकि अब हम स्विच कर रहे हैं, हम पिछले इतने सीज़न में या पिछले कुछ दिनों में हमने तरबूज की बहुत बात की, बिकॉज सीज़न था ना। अब आहिस्ता आहिस्ता अब हम तरबूज के सीज़न से स्विच कर रहे हैं मैंगो सीज़न अभी भी चल रहा है। लेकिन फिर भी मेरे अब्बा कहते हैं कि मतलब आपका जब मैंगो सीजन जब शुरू हो जाता है ना फिर कंपैरेटिवली आपको तो मुआवजा दोनों का करे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, तरबूज खाना है या आम खाना है। लेकिन अब हम स्विच करने के मूड में हैं। लेकिन आपको पता है आपसे एक ऐसी डिश मैंने दिखानी है आपको जो तरबूज की डिश है। अब वो तरबूज सिर्फ खाली तरबूज नहीं है हरमीत पाजी, ये डिश फ़लस्तीन में बनती है, सॉरी फ़लस्तीन की मुनफरिद डिश है। और आपको पता है तरबूज काट लिए, ओके स्लाइस पड़े हुए हैं। अब आप तो नॉर्मली आदि है इस चीज़ के कि तरबूज काटा और खा लिया, दैट्स इट, यही उसकी एक खाने का तरीका है। लेकिन फ़लस्तीन में जो डिश बनती है ना हरमीत पाजी, इसमें डलता है गोश्त, फिर डलता है बैंगन, फिर डलते हैं सारे मसाले और फिर डलता है उसके बाद घी भी। और उसके बाद आप जितने इंग्रेडिएंट्स जो सालन पकाने में इस्तेमाल होते हैं किसी भी करी को अगर आप बनाए तो वो तमाम चीज़ें इसके अंदर डलती हैं। अदरक लहसुन मसाला जात, और फिर उसको भूना जाता है और भूनने के बाद उसको एक बड़े से जो मिट्टी का बर्तन है उसमें इसको सर्व किया जाता है और ये वहाँ की फेवरेट डिश है। और आप हरमीत पाजी एक और चीज़ ये कि सीज़न चूँकि तरबूज का कम होता है आपको पता है, तो सिर्फ 2 महीने ये डिश मिलती है और लोग वहाँ बहुत पसंद करते हैं। अब आई डोंट नो किसका टेस्ट कैसा होगा, बिकॉज हम तो हरमीत पाजी यूज टू है तरबूज काटा टक 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 और खा लिया। बिल्कुल, वैसे भी आप देखें जो तड़का आपने बताया कि इस किस्म का तड़का लगाना पड़ता है और उसके बाद फिर तरबूज को जो है उसी में डालकर उसको खाना पड़ता है। यकीनन मेरा पहला एक्सपीरियंस, यानी मैं अगर केले की बात करूं तो यहाँ पे तो हम वैसे ही नॉर्मल तरीके से खाते हैं, लेकिन जब पहली बार मैं बाहर गया और मैंने देखा कि हाय रब्बा उसके भी पकोड़े मिलते हैं और पकोड़े मैंने खाए लेकिन स्वाद नहीं आया मुझे। बहरहाल अब टेस्ट है, मुख्तलिफ टेस्ट है और उसका टेस्ट जो है उन लोगों ने उस तरीके से छकना ही है। तो मेरे ख्याल में फ़लस्तीन में शायद ये डिश जिस तरह आप फरमा रही हैं कि 2 महीने या 3 महीने का टाइम होता है, बड़ा शॉर्ट टाइम होता है और उसमें आपको ये डिश मिलती है और फिर लोग भी इसको पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, टेस्ट करना चाहिए कि हाँ इसका जायका, वैसे तो तरबूज को हम नॉर्मली बड़ा इस्तेमाल इन दिनों में ज़्यादा है उसका खाना पीना, लेकिन ये टेस्ट भी अगर फ़लस्तीन की तरफ किसी का चक्कर लगता है, विजिट होता है, तो भाई इसको भी टेस्ट करना चाहिए कि हाँ वाकई में नमक में और फिर मसालों में, घी में, लहसुन में इसका तड़का और इसका टेस्ट किस किस्म का है। हरमीत आपको पता है लाजिमा अजार इसका नाम है। और आपको पता है मैं जो अब तेल की बात करें ना, जैतून का तेल इस्तेमाल होता है, मतलब लहसुन की, बैंगन की, और अगर हमने गोश्त की बात की है तो ये तो सारे उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन जैतून के तेल में इसको बाकायदा जलाया जाता है। तो आप सोचिए, आप सिर्फ ये इमेजिन कर ले मेरे कहने पे, एक तरबूज आप जो खाते हैं वो और एक जला हुआ तरबूज, आप क्या फील करेंगे? मुझे तो सही फील, अच्छी फील नहीं आ रही, लेकिन चले जो वहाँ के लोग पसंद करते हैं और बहुत महंगी भी होती है। आगे बढ़े आप। हाँ क्विकली, वरना हरमीत पाजी ने कहना आज के बाद तरबूज को इमेजिन करके खाना पड़ेगा कि जला हुआ तरबूज कैसा होता है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है बेसिकली वो हमने आपको हाथियों की कब्रिस्तान की देनी है। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी टीम ऐसी ऐसी खबरें ढूंढ के लेके आती है कि वो एक दफ़ा तो आपको दंग कर देती है कि यस ये भी होता है। लाखों साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, लाखों साल ज़माना क़दीम में अब कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं वहाँ के तहकीक़ात करने वालों को, जो मुहक्किकीन हैं, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से रिसर्चर्स हैं। आपको पता है हम मिस्र से दें, इराक़ से दें, आपको इस तरह की खबरें हम देते रहते हैं।
आपको पता है हाथियों का एक कब्रिस्तान जो है वो दरियाफ्त हुआ है। पहले कुछ अर्सा पहले इनको वहाँ से कुछ इस तरह के फोसिल्स मिले थे, लेकिन उसके बाद बाकायदा इस चीज़ का आगाज़ किया उन्होंने कि हम बाकायदा इस पूरी जगह को इस तरीके से दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे कि हमें कुछ इस तरह की निशान मिल सकें जिससे हम इसको बाकायदा रिसर्च का हिस्सा बना सके। अब आपको पता है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हरमीत पाजी यहाँ से इन्वेंट की हैं। मतलब एक तो हाथी के बड़े बड़े दांत, ऊपर से फिर हाथी के बच्चे जो बहुत बड़ी तादाद में, और उसके बाद कुछ ऐसे जो आपको पता है अफ्रीकन हाथी बहुत बड़े होते हैं साइज़ में। हाथी तो वैसे साइज़ में बहुत बड़ा होता है, लेकिन अफ्रीकन हाथी आपको पता है वैसे बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो इतने कुछ 1 से 2 उनको इस तरह के ये ढांचे मिले हैं, बाकायदा पूरे पूरे स्केलेटन मिले हैं जो बाकायदा एक बड़े अफ्रीकन हाथी का साइज होता है। हाथियों की अगर बात की जाए, जिस तरह आज के दौर के मॉडर्न दौर की बात की जाए, तो जिस किस्म का इस्तेमाल टैंक्स वगैरह के किया जाता है, तो उस वक्त हाथियों का इस्तेमाल इसी तरह होता था। माजी में अगर हम जितने भी जंगें हमने पढ़ी हैं उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, और फिर इनका इस्तेमाल, और फिर जंग में यानी अगर हम राजा पोरस की बात करें, उसकी तारीख को देखें तो उसी के हाथियों ने उसको नुकसान पहुंचाया था। हालांकि अलेक्जेंडर को सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ मुकाबला करना पड़ा और बहुत ज़्यादा सख्तियाँ झेलनी पड़ी तो वो राजा पोरस की फ़ौज के साथ ये सारी सूरत हाल उसको उन्होंने उसका सामना किया। लेकिन ये जो कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, तो मून हमने देखा, हम इसी चीज़ से यही चीज़ आगाज़ कर सकते हैं क्योंकि पुराने ज़मानों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा था। और फिर अगर हम आज की तादाद की बात करें, जिस तरह हमारे पास तो 2 ही हाथी बड़े मुश्किल से बचे हैं, वो भी एक तो चल बसा, दूसरा जो है मेरे ख्याल में नूरजहां या मधुबाला है। तो ऐसे में अगर हम देखते हैं कि वो भी उनकी भी हालत ख़राब है। लेकिन अगर दीगर ममालिक की बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं इनके बाक़ियात और बहुत सारे इनका ख्याल भी रखा जाता है, ख़ासकर हमारे पड़ोस में या श्रीलंका में भी, कंबोडिया में भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है। लेकिन माजी में इसका ख़ास इस्तेमाल होता था और बहुत महंगे, इनके दाम भी बड़े महंगे होते थे, और फिर बाकायदा इनकी ट्रेनिंग होती, उस ट्रेनिंग के बाद फिर इनको जंग में इनका इस्तेमाल होता था। और वाकई में एक बड़ी फौज वही होती थी पावरफुल, जिसके पास बहुत ज़्यादा हाथियों की तादाद होती थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और इसी तरह से कब्रिस्तान की अगर आप बात करें तो इतनी बड़ी तादाद में हाथी यहाँ पर दफनाए गए हैं अगर लाखों साल पहले, तो उन्हीं की बाक़ियात अब तक जो मिल रही हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त इनको किस तरह से रखा जाता था या किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब इससे बहुत सारे मुहक्किकीन जो हैं बहुत कुछ अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाएंगे, आर्काइव का हिस्सा बनाएंगे, जो कि मेरे ख्याल से आने वाली जनरेशन के लिए पढ़ने के लिए, सारे कदीमा जो हैं उसकी स्टडीज़ के लिए बहुत प्रोडक्टिव होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देनी है। हरमीत पाजी, आपको पता है वैसे तो कहते हैं कि दुनिया में जो है वो हर शक्ल के कोई 7 से ज़ायद लोग जो हैं वो तुम होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उस हवाले से हम अगर बात करें तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मैं रोज़ाना कोई ना कोई चीज़ ऐसी देखती हूँ सोशल मीडिया पे। कल मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी जो मुझे लगा कि ऐसे आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब बहुत सारी रील्स जो हैं वो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, बहुत सारी आप फेसबुक पे देख रहे हैं। तो इस हद तक लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इंडल्ज हो चुके हैं। कल मैं खबर देख रही थी, उस खबर के मुताबिक आपको पता है खातून ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक आदमी इससे शादी कर ली। अब वो उसी से बातें करती है, उसी से उससे शादी की। आई डोंट नो व्हाट टू डू, लाइक ये खबर क्या थी। लेकिन आप देखें, इस बात का अंदाज़ा करें कि हम सिर्फ अपने आप को रिप्लेस करने की बात करते थे कि अब यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली एंकर बैठी होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, मैं तो पहले भी बता चुका हूँ, आपको याद है कि एलोन मास्क ने पहले ही तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो गई थी उनके हवाले से, और वो जो शादी के हवाले से। और ख़बरें भी आ रही हैं कि उसकी कीमत आने वाले 9 साल में पाकिस्तान में उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 10 लाख रुपए होगी। यानी आपने फिर गहने, बारातियों को खाना नहीं खिलाना है, आपने किसी और के लिए जोड़े ख़रीदने नहीं है, बस 9-10 लाख रुपए खर्च करके आपने बीवी लानी है। सो बहरहाल बड़े शदीद सिंगल के लिए बहुत अच्छी खबर भी है। और वैसे चीज़ें बड़ी तेज़ी से आ रही हैं, हम देख रहे हैं आसपास बड़ी तेज़ी से चीज़ें आ रही हैं। और ख़ासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो जो आप सोचते हैं, जो आप के दिमाग में होता है, और जो आप माजी के बारे में जाते हैं और सोचते हैं कि वो दुनिया कैसी थी, तो फिर बड़े आसानी से वो सारी दुनिया तख्लीक करके आपके सामने रखी जाती है और वो तस्वीर की शक्ल में वो आपके सामने आ जाती है। तो मेरे ख्याल में दुनिया आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी में बड़ी तेजी आ रही है। बात मैं हरमीत पाजी करना चाह रही थी कि जिस चीज़ के बारे में हम पिछले कुछ सालों में इमेजिन करते थे ना कि 2025 में ऐसा होगा, 2020 में, 2030 में ऐसा होगा, जनाब वी आर लिविंग इन दिस एरा। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। टेक्नोलॉजी को डाइजेस्ट करें और साथ साथ इसका हिस्सा भी बने, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी से फेमिलियर नहीं होता, उसके साथ नहीं चलता, वो पीछे रह जाता है। हमने एक ब्रेक लेने के साथ हम वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली अगर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को देखें तो बेयकीनी की सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है। नए सियासी कायदीन सामने आ रहे हैं, नई सियासी पार्टीज़ भी सामने आ रही हैं। लेकिन अगर आप बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, तो पहले पीडीएम को ही इल्ज़ाम देने के बाद अब पीडीएम को डराया जा रहा है ये कह के कि आप एस्टैब्लिशमेंट पे भरोसा ना करें, क्योंकि आज ही वो प्लान ए से प्लान बी पे शिफ्ट हो जाए, आपको कुछ नहीं पता। खैर, इस तरह की बातें, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नज़ीर लगाई साहब, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, अगर हम पीडीएम की बात करें तो कल एक अच्छी अपडेट कहा जा सकता है इसको कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से मिले और फाइनली उन्होंने मशरूत इंतखाबात, लेकिन इंतखाबात की बात की है। पंजाब की सियासत का आपको पता है सर, आपकी गहरी नज़र है कि इस वक्त आसिफ अली ज़रदारी बहुत एक्टिव हुए हैं, नए सियासी कायदीन भी सामने आ रहे हैं, पार्टी भी तश्कील के करीब करीब पहुँच गई है। कितना ज़रूरी है सर ये पंजाब में और ये पूरी सियासत में इस वक्त ठहराव लाने के लिए इंतखाबात की तरफ जाना? एक तो ये है कि इंतखाबात में तो हर हालत में जाना चाहिए, उससे किसी को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। और इस्टेब्लिशमेंट के लिए बहरहाल ये ज़रूरी हो गया है कि वो अपना अमल दखल जो है वो महदूद ना करे, बल्कि बिल्कुल खत्म कर दे। उसके अब तक जो तजर्बात हैं वो मुल्क के लिए भी और सियासत के लिए भी और सियासी इदारों के लिए भी और ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी खतरनाक भी साबित हुए और नामुनासिब भी साबित हुए। कम से कम ये अल्फाज में यही कहा जा सकता है कि उनके गमलों में उगने वाले सारे पौधे जो हैं वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हुए हैं। अब एक नेचुरल प्रोसेस सियासत का होना चाहिए, उस नेचुरल प्रोसेस में लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। किसी के सर पर छांव और किसी के ऊपर धूप नहीं होनी चाहिए और सबके साथ एक वो लेवल जो है वो बराबर होना चाहिए। और इसमें कोई हाथ नहीं होना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट का कि वो अपनी मर्जी का कोई सेटअप लाने की कोशिश करे या अपने मर्जी की कोई लाद ले पाले और फिर उनको मुसलत कर दे और फिर उनके लिए एक नई दुनिया। बाद में ये होता है आप अपने लिए कर रहे होते हैं लेकिन वो बाहर कहीं जाकर नौकरी कर लेते हैं और बाहर में वो किसी न किसी के आलाकार भी बन जाते हैं, तो आपके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। अब आप जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं वो ये हैं कि जनाब आप एक काम सीधा करने की कोशिश करते हैं, वो उल्टा हो जाता है, क्योंकि उनकी गहरे आपके सिस्टम में भी बहुत गहरी हैं और वो अब इस तरह हो रहा है कि खुद सिस्टम मुनकसम हो रहा है और खुद जो है वो आपके इदारे जो हैं उनमें तकसीम आ गई है। ये एक खतरनाक सूरत हाल है, हमें इस सूरत हाल से बचने नज़ीर लगारी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। नज़ीर लगारी साहब, अगर हम देखें माजी को थोड़ा सा, अगर हम जाते हैं, आपने तो देखा है, हमने तारीख में पढ़ा है, किसी ने आयुब खान को डैडी कहा, किसी ने जनरल ज़िया को, किसी ने कियानी का सहारा लिया, किसी ने बाजवा को अच्छा बाप कहा। ये जो सिलसिला है, आपने जो फरमाया कि लाडले जो है उनको एक साइड लाइन पे करना चाहिए, आप नहीं समझते ये पुराने पौधे जो है उनको दोबारा पानी डालना, दोबारा फिर उनसे वही मामलात को तय करना, ये आप नहीं समझते कि एस्टैब्लिशमेंट की जो आपने बात की, जो हम मुसलसल सुनते जा रहे हैं कि उनका महदूद होना चाहिए, यानी सियासत में जो मदाखलत है, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में मदाखलत जो है कम हो जाएगी? अच्छा हरमीत, आपने एक बात की है आपके व्यूअर के लिए और आपके लिए और आपके साथी एंकर के लिए, इन तमाम लोगों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, प्लीज इसको जरूर जहन में रखें। जरूर, ऐसा नहीं है कि अयूब खान को किसी ने डैडी कहा या अयूब खान के कोई गमले में पैदा हुआ है। जिस शख्स का आप बता रहे हैं उसके दादे का दादा मुर्तजा भुट्टो उसके दादे के दादा का नाम था और वो जो है पिछली से पिछली सदी में 19वीं नहीं 18वीं 20वीं नहीं बल्कि 19वीं सदी में जब लाड़काना पहुंचा था तो 24 घंटे तक उसका इस्तकबाल हुआ था, सिर्फ 14 किलोमीटर के फासले के लिए। और यानी 1856 के बाद की बात कर रहा हूँ। अभी आपका ये जो सिंध का प्रेसिडेंट हाउस बना, फिर गवर्नर हाउस बना, ये अभी नहीं बन रहा, बना नहीं था, मुकम्मल नहीं हुआ था। उस वक्त उसकी पॉपुलरिटी इतनी थी। फिर उसके इसी के जिसको आप कह रहे हैं गमले में आया था अयूब खान के, इसके वालिद ने इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान बनने से पहले और स्वीप किया पूरे इलेक्शन को और पूरे इलेक्शन में सिर्फ 4 सीटें लूज की। पूरे सिंध में तमाम सीटों पर उनके वालिद ने जो है कामयाबी, उनकी पार्टी ने कामयाबी हासिल की। और ये ऐसा नहीं है कि गमले में उठकर आया था। जुल्फकार अली भुट्टो, उसका बाद मुर्तजा भुट्टो, उसका दादा खुदाबाई भुट्टो, उसका दादा जो है वो मुर्तजा भुट्टो और उसके आगे के पीछे के तमाम। सर, अगर वहां पे भी देखे तो सर का खिताब मिला था भुट्टो साहब के वालिद साहब की अगर बात करें तो उनको भी सर का खिताब मिला था। ऐसा नहीं होता सर।
सर का खिताब अल्लामा इकबाल को मिला था, सैयद अहमद खान को मिला था आपका। और मैं बताऊं आपको कहाँ कौन लोग थे जो सर का खिताब। आप ये कहते हैं कि जो अमृतसर में भट्टी चला रहे थे उनको उनकी कोई खानदानी रिवायात थी, या जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर करप्शन में जो मुलाजमत से सबकदोश हुआ था उसकी खानदान की जो है वो चल रही थी, सियासत चल रही थी। किसकी सियासत चल रही थी? मियां अमीरुद्दीन जो थे यहाँ पर। आप क्या चाहते हैं कि ये जो नए लोग हैं जिनका खानदानी कोई बैकग्राउंड ना हो, अगर वो सियासत में आते हैं तो क्या वो बुरा करते हैं? नहीं, जरूर आना चाहिए। सियासत किसी के लिए ममनू नहीं होनी चाहिए, यही मैं कह रहा हूँ। सियासत होनी चाहिए, सियासत ममनू नहीं होनी चाहिए। सियासत गमलों में नहीं होनी चाहिए, गमलों में होने की वजह से खराब हुई है, गमलों में होने की वजह से सब कुछ हुआ है। नज़ीर साहब जरा इसको थोड़ा सा और क्लियर कीजिएगा कि हमारी मुल्क की सियासत में एस्टैब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से हमें कितना नुकसान उठाना पड़ा है। मैं कहता हूं कि सबसे पहले जुब्तुफरन ने 53 में इलेक्शन जीता ईस्ट पाकिस्तान में और उसने 80% सीटें ले ली और 200 से 250 से ज्यादा सीटें ली, और उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग की 9 सीटें थी। यानी उस वक्त कांग्रेस को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत थी। 1953 में कांग्रेस ने 10 सीटें ली थी, कांग्रेस से भी कम सीटें ली थी मुस्लिम लीग ने। आपने क्या किया था? 2.5 महीने, पौने 3 महीने के अंदर उसकी हुकूमत को चलता कर दिया। जिस शख्स ने करारदाद लाहौर पेश की थी उसको कहा कि तुम गद्दार हो और तुम खाइन हो, तुम डाकू हो, तुम चोर हो, हटाओ, तुम्हें हटाते हैं, और उसकी हुकूमत खत्म कर दी, जिसको टोटल पूरे लैंडस्लाइड विक्ट्री दी। फिर 3 साल के बाद जाकर उसके सामने घुटने टेकते हैं और कहते हैं जी आप गवर्नर बन जाइए। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ, तमाम कायदे आजम की पूरी साथ चलने वाले लोगों को यही किया गया। उनको बेअसर कर दिया गया, उनको करप्ट कहा गया, उनको खायन कहा गया, उनका पता नहीं कैसे मर्डर हुआ। जो हुसैन शहीद बुखारी साहब, सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। माजरत के साथ आज भी वही कुछ चल रहा है। किसी के बाल कटवाए जा रहे हैं, किसी से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई जा रही हैं। ये सिलसिला आज भी हम वही देख रहे हैं। लेकिन अब ये सारा कुछ करने के बावजूद हम देख रहे हैं कि पीटीआई अब तन्हाई की तरफ जा रही है। क्या आपको लगता है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन होंगे जिस तरह खबरें आ रही हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बहुत सारे इख्तिलाफात जो है वो सामने आ रहे हैं। एक तरफ पीपल्स पार्टी के हवाले से बिलावल भुट्टो के हवाले से बातें की जा रही है कि आने वाले जो हैं वज़ीर आज़म वही होंगे। ऐसे में क्या आपको लगता है ये जो इत्तेहाद है ये कामयाब हो पाएगा? एक तो ये मैं किसी को मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म नहीं कहता हूँ, ना मैं इस बात को समझता हूँ। वो होगा जिसे लोग वोट देंगे। पहले उस फिजा को, पूरी फिजा जो जहर आलूद कर दी गई है, आपको चीजों का शायद अंदाजा होगा कि किस तरह से मनोवर होती हैं, किस तरह से राय आमा को असरअंदाज किया जाता है, किस तरह से बहार अरब चलाई जाती है, किस तरह से काहिरा में, ट्रिपोली में, किस तरह से जो है वो अपना अलजायर में किस तरह लोगों को आनन फानन उठा दिया जाता है और उलट पुलट कर दी जाती है। ये पाकिस्तान में भी इस तरह की चीजें हुई हैं। ठीक है नज़ीर साहब, थैंक यू सो मच, आपकी सारी बातें ठीक है। लेकिन एक बात जो हम तीनों मिलकर कर रहे थे, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जो कौमें अपने माजी से नहीं सीखती वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं, और हमें इस बर्बादी की तरफ जाने से पहले सोचना पड़ेगा। हम एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो, फुल ऑफ प्रोडक्टिव टॉपिक्स, और वो सारे जो कि आपको किसी हद तक अवेयर कर सकें इस हवाले से कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिन चीज़ों का बहुत लाइट लेते हैं वो इतनी लाइट नहीं होती। हमने प्रोग्राम के आगाज़ में या कल की अगर हम बात करें तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ऐसी हमारी कोशिश होती है कि डायबिटीज़ को लेके या उससे मुंसलिक जो बीमारियाँ उसको लेके हम आपसे इस हवाले से बात कर सकें। लेकिन अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो पाकिस्तान चूँकि अब नंबर 1 इस फहरिस्त में टॉप ऑफ द लिस्ट है अगर आप डायबिटिक पेशेंट के रोज़ बरोज़ तादाद बढ़ने की बात करें। लेकिन इससे मुंसलिक दीगर बीमारियां जो हैं वो किस हद तक आपको डैमेज कर रही हैं। लाइक आज हमने बात करनी है फ्रोजन शोल्डर के हवाले से कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपके कंधे में दर्द है और वो दर्द कुछ अर्सा रहता है, वो पेनफुल है, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आपको हिस्सा साकिन दिखाई देता है और फिर रिवर्स होकर आप अपनी नॉर्मल यानी पहले वाली रूटीन में चले जाते हैं, तो आपको लगता है ये ठीक हो रहा है, लेकिन ये आपके फ्रोजन शोल्डर की तरफ पहला कदम है। बहुत अलार्मिंग सिचुएशन, इस हवाले से इसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर इस पर हम डिटेल में बात करेंगे, और भी इस हवाले से जो इसके सिम्टम्स हैं या इलाज मुआवजा, इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर कैसे हैं आप? सर आपके आने का बेहद शुक्रिया। सर फ्रोजन शोल्डर बेसिकली है क्या, और ये डायबिटिक पेशेंट को
किस तरह से और किस टाइम पे जाके होता है? मतलब कितना आपको डायबिटिक पेशेंट आप है, कितना आपकी ज़्यादा डायबिटीज़ रहती है या कम है, या इनिशियल स्टेजेस पे होता है या ज़्यादा एज में जाके होता है, ये है क्या? मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली मैं पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। तो हमारे पास सारे पाकिस्तान से लोग आते हैं जिनमें फ्रोज़न शोल्डर के लोग भी काफ़ी सारे हैं। हैरत की बात है कि उनमें से किसी को यकीन ही नहीं आता कि डायबिटीज़ भी फ्रोज़न शोल्डर कर सकती है। जब हम उनसे ये पूछते हैं कि आपने कभी अपना फ्रोज़न शोल्डर के इससे पहले अपनी शुगर चेक कराई है, उन्होंने कहा सर हमारा शुगर से क्या ताल्लुक़ है। बताने का मकसद ये है कि लोगों को ये अवेयरनेस ज़रूरी है कि डायबिटीज़ जहाँ पे और बहुत सारे काम ख़राब करती है, वहाँ पे ये फ्रोज़न शोल्डर भी करती है। अब देखने की चीज़ है फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है। बेसिकली जो शोल्डर जॉइंट है वो उसको हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, यानी इस तरह की एक सॉकेट होती है, बॉल उसके अंदर मूव करता है, उसके अंदर एक झिल्ली होती है, उसके अंदर कुछ फ्लूइड होता है। बाज़ औक़ात इस शुगर की वजह से, ज़्यादती की वजह से, चोट लगने की वजह से, सर्जरी की वजह से इस झिल्ली की सोजिश हो जाती है। उससे क्या होता है कि वो जो सोजिश की वजह से वो मूवमेंट मुश्किल होती चली जाती है। अगली बात पहचानेंगे कैसे? हम अपने पेशेंट्स को यही कहते हैं कि आप 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपको कपड़े बदलने में प्रॉब्लम हो रही है, आप शर्ट पहनने या उतारने की कोशिश कर रहे हैं और बाजू ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि आप फ्रोजन शोल्डर की स्टेज में एंटर होने वाले हैं। नंबर 2, अगर आप नहाते हुए साबुन उस हाथ से नहीं लगा सकते, उस हाथ से कंघी नहीं कर सकते, तो नॉर्मल मत लें इसको नॉर्मल मत लें, आप से कंघी। और नंबर 3 जो सबसे बड़ी निशानी है, अगर आप उस साइड पे सो नहीं सकते रात को, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उस साइड पे सोएंगे तो आपको पेन शुरू हो जाएगी, साबुन लगाएंगे तो वो लगेगा नहीं, कंघी करने की कोशिश करेंगे तो होगी नहीं। इसका मतलब ये है कि आप अगर शुगर आपकी कंट्रोल में नहीं है तो यू आर एंटरिंग इनटू द स्टेज ऑफ ए फ्रोजन शोल्डर। लेकिन सर हम क्या करते हैं, अब डायबिटिक हो या ना हो, इस तरह की छोटी मोटी जो आपकी बॉडी सुबह उठ के बाजुकात काफ़ी एकईज हो रही होती है ना आपकी बॉडी, मतलब अगर आप उठते हैं तो आपको फील होता है, तो हम इसको इतना नॉर्मल ले लेते हैं कि शायद कंधा खिंच गया है या कोई वेन खिंच गई। घर में जो एक नॉर्मल प्रैक्टिस होती है ना, जो घर के बड़े आपको कह देते हैं कोई बात नहीं हो जाएगा, इसको मलो, इसको तेल मल लो, इसको ये कर लो, वो कर लो। हम इसकी अलामात को डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं कि अगर आप डायबिटिक हैं तो ये चीज़ आपको होती है। तो जिससे मैंने कहा कि पहले इसके सिम्टम्स ये कि आपको होती है, पेन होती है, उसके बाद कुछ अर्सा आपकी जो बिल्कुल एक पार्ट होता है वो फ्रीज़ हो जाता है, फिर आप दोबारा से नॉर्मल रूटीन की तरफ भी जाना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो खुद ब खुद ही ठीक होने की तरफ भी जाता है। सो उसको डायग्नोज करने के लिए हाउ वी कैन डू दैट? पहली बात आपने बहुत अच्छी बात की, ये खुद बहुत ठीक हो जाता है। पहले मैं इसकी स्टेजेस डिसाइड कर लेते हैं। पहली स्टेजेस की होती है उसको हम फ्रीज स्टेज कहते हैं। उसमें होता है कि पेन शुरू होगी लेकिन काम शाम होता रहेगा, जैसे औरतें हैं वो हंडियाँ भी पकाती रहेंगी, आटा भी गूंथती रहेंगी, बंदे ड्राइविंग भी करते रहेंगे, मोटरसाइकिल भी चलाते रहेंगे, लेकिन पेन जारी रहती है। सेकेंड स्टेज जो तकरीबन 4 से 6 महीने के बाद आती है उसको हम कहते हैं फ्रोजन स्टेज। फ्रोजन में होता है कि फिर बिल्कुल जैम काम शुरू हो जाता है, दर्द ज़्यादा हो जाती है, काम करना कम हो जाता है, ये भी तकरीबन 6 महीने रहती है। और उसके बाद आखिरी स्टेज होती है रिकवरी फेज, उसमें बंदा खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाता है। उसको ये लगता है कि मैं विदाउट हैविंग एनी मेडिसिन, उसको ये लग रहा होता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, तो मुझे किसी दवाई की, एहतियात की, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल था, ठीक हो गया, लेकिन ये फ्रोजन शोल्डर की अलामत है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, अब हो ये रहा है कि आपने जैसे कहा कि सुबह उठ के दर्दें होती हैं, ये जो मैं आपको दर्दें बता रहा हूँ जो फ्रोजन शोल्डर की, ये मुस्तकिल होंगी, ये ठीक नहीं होंगी। हर दफ़ा जब वो नहाएंगे तो उनको मुश्किल होगी, हर दफ़ा जब वो कंघी करेंगे तो उनको मुश्किल होगी, और हर दफ़ा जब वो उस साइड पे सोएंगे उनको हर दफ़ा पेन होगी। जो रूटीन की पेन होती हैं दे गेट बेटर विद टाइम, जैसे टाइम गुजरेगा, दिन गुजरेगा, वो बेहतर हो जाती है। लेकिन ये बेहतर नहीं होती है, इट स्टार्ट्स गेटिंग वर्स, ये खराब होनी शुरू हो जाती है। जब ठीक होने की तरफ आ जाती है तो उसमें फिर पूरी मूवमेंट फिर भी नहीं आती, 100% मूवमेंट नहीं वापस आती है, रिकवरी हो रही होती है, आप बेहतर हो रहे होते हैं, ठीक नहीं हो रहे होते। लेकिन फिर अगर बेहतर होने ही बीमारी है, मतलब यहाँ पर बेहतर होना ही बीमारी है, तो इस हवाले से अलार्मिंग सिचुएशन है। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें, एक तो जो चीज़ें आप बता रहे हैं यकीनन इस चीज़ को बड़ा आम तरीके से लिया जाता है, और कहा जिस तरह सोहा ने इससे पहले बताया कि भाई हम ये समझते हैं कि शायद ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात आगे कंडीशन जो है वो ख़तरनाक की तरफ जा रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, और ऐसी क्या अलामातें होती हैं जिसको हम इग्नोर करके आगे की तरफ जाते हैं, और फिर वही कुछ जो डॉक्टर साहबान या टेलीविज़न के शो के ज़रिए या मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल के ज़रिए बारहा इस बात की तनबीह की जाती है, लेकिन उसको भी इग्नोर किया जाता है। तो फिर वो कौन कौन सी अलामतें हैं जो शुगर की तरफ बढ़ते हुए या शुगर की तरफ आप जा रहे हैं या वो शदीद हो रही हैं वो चीज़ें, तो उस पर भी आपसे जानना चाहेंगे कि वो क्या अलामतें हैं। देखिए अरमीद, उसमें हो ही रहा होता है कि हम लोग एक और काम करते हैं जो हम सब के घरों में आदत है, ज़रा सी दर्द हुई
पैनाडॉल खा ली, कोई और इसी किस्म से मिलती जुलती कोई और नाम की दवाई खा ली, Painkiller। उससे थोड़ी देर के लिए आप ठीक हो गए, आपने अपना काम किया, दिन गुजार लिया, और उसके बाद पता ही चला कि जनाब अगले दिन फिर ये कुछ करना शुरू हो गया। हम में से 90% लोग जो मेरे पास पेशेंट्स पेन के आते हैं, उनमें से बेशुमार लोग इस बात का यकीन करने को तैयार नहीं होते कि उनके शोल्डर की पेन का शुगर से भी कोई ताल्लुक है। अच्छा। उनको हम बताते हैं कि जनाब ये इसके साथ इसका डायरेक्ट ताल्लुक हो सकता है, जो कि उससे होता क्या है, उसकी जो झिल्ली है उसकी सोजिश होती है, मूवमेंट कम होना शुरू हो जाती है। यही जो मीत की बात का जवाब है कि ये इनडायरेक्ट निशानियाँ, डायरेक्ट निशानियों में तो ये पेन हो गई, फिर मूवमेंट की जो है वो लिमिट हो जाती है, चलना फिरना और बात करना, फिर इसके जब आपको पेन होगी आपकी वर्क परफॉर्मेंस जो है वो ऑल्टर हो जाएगी, वो आप काम नहीं कर सकेंगे, आपका मिजाज खराब होना शुरू हो जाएगा, आपकी मूवमेंट ठीक नहीं होगी, ड्राइविंग मुश्किल हो जाएगी, घर के काम मुश्किल हो जाएंगे। इससे क्या होता है, दूसरे कंधे पे स्ट्रेन पड़ता है, कंधों पे स्ट्रेन पड़ता है, और औरतों को और दर्दें शुरू हो जाती हैं जिसको हम फाइब्रोमाइल्जियाज कहते हैं। दोनों कंधों के दरमियान खिंचाव शुरू हो जाएगा, दर्द शुरू हो जाएगी, उनको हर वक्त दर्द होती रहेगी, फिर मुख्तलिफ डॉक्टरों के चक्कर, और फिर मुख्तलिफ दवाइयाँ, और फिर मुख्तलिफ नुस्खे। एंड क्या होगा कि आपको ये बताइएगा कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल हो रहा है जिसमें बड़ी तेजी से ज़ियाबतीस की जो ये बीमारी है, शुगर की बीमारी है, बड़ी तेजी फैली, और फिर एक वक्त होता था हम देखते थे कि जो 40, 45, 50 के करीब लोग जाते थे तो उनमें से ये अलामत नजर आती थी, लेकिन अब नौजवानों में ये चीज़ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। क्या वजह है सर? मेरे पास जितने मरीज आते हैं जी, मैं उन तमाम से एक सवाल कॉमन पूछता हूँ। एक ये बात बताएं कि आपके खाने और सोने का टाइम फिक्स है कि नहीं। उनमें से 90% दे से नो। हो सकता है आप भी उसमें शामिल हो। Exactly। नंबर 2, दूसरा सवाल, आपकी कोई रेगुलर एक्सरसाइज है कि नहीं। अगेन 90% ऑफ देम दे से नो। सो यही 2 वजह हैं। आप बताएं हमारे बुजुर्गों ने कितने बर्गर खाए थे, कितने सैंडविचेस खाए थे, कितने पिज्जे उड़ाए थे, और हम क्या कर रहे हैं। और हमारे जो बच्चे हैं उसमें शायद हम भी शामिल हैं, उनकी रेगुलर वॉक एक्सरसाइज वो कोई है कि नहीं हमारी। और सर सोने पे सुहागा ये कि एक तो चले हम एक्सरसाइज नहीं करते, सोने की रूटीन ठीक नहीं है, फिर और बाकी गैजेट्स ने जो रही सही कसर पूरी कर दी है हमारे आंखों को, सर को, हमारी बॉडी को मुतासर करने के लिए। लेथार्जिक हो गए हम, 12 सिट एक बैठना हमें बिल्कुल ठीक लगता है कि चाहे हम सारा दिन बैठे रहे, और फिर वही हमारी बॉडी को एक ही कर देता है जब हम सुबह उठते हैं तो। लेकिन सर इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा, अगर हम स्पेसिफिकली एज ब्रैकेट की बात करें। अभी आप ही ने कहा कि अक्सर पेशेंट आते हैं मेरे पास, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो इस चीज़ पे यकीन कैसे करें कि डायबिटीज़ की वजह से ही ये आपकी ये उसकी ही एक फॉलोअप बीमारी है। शुगर के अलावा भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, या ये शुगर के पेशेंट्स को ही होता है, और अगर होता है तो किस एज में जाके होता है? ज़्यादातर फ्रोजन शोल्डर के जो एज ग्रुप है वो दैट इज़ अबव 40 ईयर्स। Okay। उसमें होता है कि अगर किसी को चोट लग गई है, या खास तौर पे वो लोग जो स्पोर्ट्स करते हैं, वो यंग एज में भी हो सकता है, किसी को चोट लग गई है, कोई गिर गया है, किसी की सर्जरी हुई है, किसी की ब्रेस्ट की सर्जरी हुई है, किसी को इन्फेक्शन हो गई है, तो ये तमाम चीज़ें फ्रोजन शोल्डर में एंड हो सकती हैं। क्योंकि आज हमारा टॉपिक डायबिटीज़ था, तो इसलिए मतलब डायबिटीज़ के मतलब मैंने ज़्यादा बात की। लेकिन ये कि किसी भी वजह से जिसमें चोट लग जाए, वो झिल्ली की सोजिश हो जाए, उससे ये हो सकता है। वो बहुत बेशुमार वजूहत है। इवन एक और जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो पेन के साथ जो एज के साथ चेंजेस आती हैं, उसमें भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है, क्योंकि उसमें भी चोंचे और किनारे हड्डियों के निकल आते हैं, वो भी इरिटेट करते हैं, उससे भी झिल्ली में सोजिश हो जाती है, उससे भी फ्रोजन शोल्डर। अच्छा, अगर हम एज की बात करें, एज ब्रैकेट के सवाल में इसलिए आपसे दोबारा कर रही हूँ क्योंकि अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट की बात करें तो पहले चूँकि पाकिस्तान में इसकी तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है, और बहुत कम एज के लोगों में भी ज़्यादा हो रही है। मतलब हम 40 से नीचे वालों को भी देखते हैं कि जिनको शुगर हो जाती है, या अब आप बाज़ुकत लोगों को होती है, जैसे हम शुगर की बात करते हैं कि शुगर की काइंड्स होती है, लोगों को नहीं पता होता कि उनको शुगर है। तो इस हवाले से भी एड्रेस कीजिएगा कि अगर आपको हड्डियों का कोई मसला इस तरह का होता है तो वो शुगर से हम किस तरह से कनेक्ट करते हैं? सबसे जो बड़ी बात हमें आपस में कनेक्शन की ज़रूरत है कि हम एक को चाहिए कि हर एक बंदा कम से कम साल में एक शुगर का एक टेस्ट होता है जिसको HB1AC कहते हैं। बिल्कुल। ये 3 महीने की शुगर आपको चेक करता है। देखिए, एक दिन की शुगर चेक करना वो डिसेप्टिव है। अगर आपने एक दिन रात को कुछ भी नहीं खाया तो सुबह शुगर नॉर्मल आ जाएगी। बिल्कुल। या अगर आपने कुछ मीठी चीज़ ले ली और शाम को आपने शुगर चेक करा ली तो वो ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि एक टेस्ट से हम साबित कर दें कि किसी को शुगर है या नहीं है। अगर हम साल में एक दफ़ा वो टेस्ट करा लें तो हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी 3 महीने से शुगर के लेवल क्या है, कॉन्सिस्टेंटली क्या है, तो उसके मुताबिक फिर आप दूसरी चीज़ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, मेरे पेरेंट्स को, मेरी वालदा को, मेरे वालिद साहब को, बड़े भाई को, बड़ी बहन को
या खाला को शुगर है तो इसका मतलब है कि मुझे शुगर होने के चांसेस आम लोगों की निस्बत ज़्यादा हैं। अगर मैं ओवरवेट हूँ, अगर मैं काम नहीं करता, अगर मैं चलता फिरता काम हूँ, मैं खाता हूँ इस किस्म की जो 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 फास्ट फूड है, जो फिजी ड्रिंक्स लेता हूँ, तो अगेन मेरी शुगर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जेनेटिकली ट्रांसफर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जी हरमीत। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, अब ये चीज़ें तो आपने बड़े ज़बरदस्त डिटेल से बता भी दी और सुबह के सवाल भी बड़े मज़े के थे। सर आपसे जानना चाहेंगे, अब बहुत सारे लोग जो जिनको शुगर होता है और सिलसिला चल पड़ता है, लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कि बहुत सारी बीमारियाँ, खासकर किडनी की बीमारी जो है वो ज़्यादा हो जाती है, कहीं ना कहीं डायलिसिस पे आपको जाना पड़ जाता है। कौन सी गलतियाँ होती हैं, कौन सी कोताहियाँ होती हैं जो उन पेशेंट्स से, उन लोगों से हो जाती हैं जो उस स्टेज पर पहुँच जाते हैं, और क्या करना चाहिए सर? इसमें ऐसा है जी कि हमारे बेशुमार लोग इस बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं होता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। Exactly. हम उनको कहते हैं जी मुझे शुगर नहीं हो सकती, अगर शुगर होगी भी तो ठीक हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जब हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि शुगर, डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के बारे में, कि अगर कोई बंदा सोचता है अगर मैंने एक दफ़ा दवाई खा ली, अगर मैंने एक दफ़ा इंसुलिन लगवा ली तो वो मुझे लग जाएगी, तो वो लग जाएगी चक्कर में फिर वो कोई दवाई लेता नहीं है। उसके बाद अल्लाह सलामत रखे हमारे बहुत सारे हकीम साहिबान को, हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर दोस्त को, जिनके पास अपने जो जिनके अपने अपने फार्मूले हैं, वो ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन इन दी एंड होता ही है कि जब तक आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं आएगी, आप जो मर्जी दवाइयाँ खाते रहें, जो मर्जी करते रहें, उस वक्त तक आपका वो दर्द भी ठीक नहीं होगी। और यही सबसे बड़ी गलती है कि वी नीड टू कंट्रोल आवर शुगर वेरी क्लियरली एंड वेरी प्रिसाइजली। वो चाहे वर्जिश करके करें, डाइट करके करें, एक्सरसाइज करके करें, जैसे मर्जी करें, हम उसको कंट्रोल करना है। तो इसलिए कहते हैं ना, आपने इतनी अच्छी बात की कि हम लाइट लेते हैं इस चीज़ों को, तो कहते हैं ना मर्ज को और कर्ज को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए, और हम ये कर रहे हैं आजकल। और जब हम इसका करेंगे तो फिर मकरूज़ हो जाएंगे, और फिर जब मकरूज़ हो जाएंगे तो हमारे पास कोई वे आउट नहीं होगा। टाइम है जनाब, टाइम है इस चीज़ का कि अगर ये अलार्मिंग, या अगर आप आपको डराने की कोशिश करें, आप मान लें कि हम डराने की कोशिश करते हैं आपको, लेकिन ये अवेयरनेस जनरेट करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि कुछ नहीं जाएगा अगर आप साल में 6 महीने बाद अपना रेगुलर टेस्ट करा लेंगे, या थोड़ी सी कोशिश करें सुबह उठ के अपनी रूटीन को बेहतर करने की। एक दिन करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब नेचर के खिलाफ जाएंगे, तो मुझे बताएं कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, कितना जा सकते हैं। सारी रात जागेंगे, सारा दिन सोएंगे, तो कितनी देर तक इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अल्टीमेटली ज़िंदगी कम हो जाएगी, बीमारियाँ ज़्यादा हो जाएगी, और फिर आपका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर। हमने किया, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलें आपको लाहौर से, बल्कि इस्लामाबाद से सीधा चौलिस्तान लेके चलते हैं। वहाँ पे जाने के मकसद है दो। एक तो आपको हमने एक स्टोरी शेयर करनी है कि ज़िंदगी में जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं मेन स्ट्रीम एरियाज़ में, लाहौर में, फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, जहाँ पर हमें ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर सहूलियात मिलती हैं, और उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं शिकायत और शिकवा हम कर जाते हैं अपने वालिदैन से, घर पे अपने दोस्त बाप से, अल्लाह ताला से हम शिकवा कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अपनी सारी ज़िंदगी खुशी से, हाँ मजबूरी आपके ज़रिए, आपने अपनी घर को चलाने के लिए, रिस्क रोटी कमाने के लिए आपने वो काम करना होता है, बाज़ वक़्त आपकी मजबूरी बन जाता है, या आपके पास कोई वे आउट नहीं होता। लेकिन ये स्टोरी जो एक रिपोर्ट हमने बनाई है, आपसे शेयर करेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि आपको हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और साबिर और शाकिर जो होते हैं वही खुशकिस्मत तरीन लोग होते हैं। काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया होगा इस चीज़ के हवाले से कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करी थी, और आहिस्ता आहिस्ता आप यूज़ टू तो हो जाते हैं उस ज़िंदगी के, जो ज़िंदगी आपने मजबूरन गुजारनी हो, लेकिन उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये वो चीज़ें जो बहुत कम लोग, या इंसान इटसेल्फ, उसका ताल्लुक किसी भी धर्म से हो, दुनिया में कहीं भी रहता हो, इंसान की फितरत ऐसी है कि वो ये कम ही करता है। लेकिन हमेशा एक कोट बड़ा ज़बरदस्त है, जिसको मैं ब्रेक पर जाना, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं ये ज़रूर कोट जो है वो आपसे शेयर करना चाहूँगी। हम समझते हैं कि खुशकिस्मत कौन है आज के ज़माने में। अगर हम खुशकिस्मत की डेफिनेशन तलाश करने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से हम कहते हैं जिसके पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा रहन सहन हो, अच्छी फैमिली हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, हम उसे खुशकिस्मत तरीन कहते हैं। लेकिन आपको पता है वासिफ़ अली वासिफ़ का एक कौल है, उसके मुताबिक खुशकिस्मत वही है जो अपनी किस्मत से खुश है। आपकी किस्मत में, यानी आपकी तकदीर में अल्लाह ने जो लिख दिया उसको दोनों हाथों से वेलकम करें और खुश रहने की कोशिश करें। तो जो आपके पास मैसर है उससे आप खुश रहेंगे, इससे ज़्यादा खुशकिस्मत तरीन कोई भी नहीं है। इसी कोट के साथ हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो जून मीन्स मंथ ऑफ बजट, और अगर हम बजट की बात करें तो कल की मोस्ट अपडेट जो हम अपने चैनल्स पर आपको दिखा रहे थे, जो आपने सोशल मीडिया पर भी देखी होगी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का कल का फ्रेश स्टेटमेंट ये है कि इस महीने रवा माह IMF के साथ हमारा जो माली मुआहिदा है वो बहाल हो जाएगा, या फिर उस पर जो हम काम कर रहे हैं इतनी देर से वो काफ़ी करीब है इस चीज़ के को तकमील तक पहुँचाया जा सके। लेकिन ऑल दो आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे कहा था कि आज हम कंपैरिजन करेंगे थोड़ा सा। अक्सर औकात हरमीत पाजी बहुत सारी भारत की ऐसी मिसालें देते हैं कि हमारे साथ आज़ाद होने वाला मुल्क आज कहाँ पर है, टेक्नोलॉजी में, मैशियत में और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में, बहुत सारी ऐसी फील्ड में जो कि हमारे पास भी उतना ही टैलेंट मौजूद है, उतने ही वसाइल मौजूद है, लेकिन हम उसको बुरोकार ला पा रहे हैं या नहीं। लेकिन आज हम बात करेंगे 52 साल पहले हमसे अलग होने वाले बांग्लादेश की। अगर आप बात करें आज के, तो इस वक्त 2023 यानी माली साल जो हमारा है ख़त्म होने पर हमारे पास जो ज़खायर मौजूद है ज़र मुबादला के, वो है सिर्फ 4 अरब, और वो भी हमारे नहीं, हमारे दोस्त ममालिक की दी हुई इमदाद। लेकिन अगर हम ये ज़र मुबादला की ज़खायर की बात करें तो ये 31 अरब डॉलर मौजूद है इस वक्त नए माली साल के आगाज़ में बांग्लादेश के पास। और विफाक का जो बजट कल उनकी जानिब से पेश किया गया उसका तखमीना है 31 अरब, बल्कि 71 अरब डॉलर। 31 की तो उनकी ज़खायर मौजूद हैं। तो ये अभी जो हमारा बजट पेश होने जा रहा है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जो माली मुआहिदा हम इतनी पुरुमीद होके IMF से उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो कितना हद तक हमारे मसाइल हल कर सकेगा, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर हुसैन जावेद हमारे साथ मौजूद है, माहिर माशियात, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, IMF से हमें वैसे बहुत उम्मीदें हैं और बहुत ज़्यादा हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हैं, लेकिन अगर वो उम्मीदें पूरी हो भी जाती हैं, IMF मान भी जाता है, तो क्या ये जो हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं 4 अरब डॉलर जो हमारे नहीं है, वो हमें कितना फ़ायदा दे सकते हैं, या आने वाले बजट में हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम मैशियत को थोड़ा संभाला दे सकें? अच्छा, वो मिला जुला के मेरे ख्याल में आपने 4 अरब तक पहुंचा दिया। मेरे ख्याल में तो 2.9 के करीब है। खैर एनीवेज 2.9 हो या 4 अरब हो फर्क नहीं पड़ता, मिला जुला के 9 भी कर लें तो फर्क नहीं पड़ता। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि IMF का 1.1 अरब रुपया अभी तक पेंडिंग है, जो कि आपको तकरीबन कई सालों के साथ मेहनत करके नाक से लकीरें निकलवाने के बावजूद जो है वो IMF नहीं दे रहा। उसकी रीजंस ये है कि उन्होंने चंद इंस्ट्रक्शंस दी थी जो उन्होंने फुलफिल करनी थी। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आपकी जो है वो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड की जाएं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी आपका ब्यूरोक्रेटिक ग्लिच, यानी ब्यूरोक्रेटिक ग्लिच के अंदर के जो आप लोगों की मुख्तलिफ जो DCs और बाकी लोग जो हैं और मुख्तलिफ जो सेक्रेटरीज हैं या बाकी मामलात हैं, इनके पास ज़मीनें कहाँ से आई, उनकी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा, तखमीने से ज़्यादा, उनकी तनख्वाहों से ज़्यादा बियॉन्ड मीन उनके पास पैसा कहाँ से आया। तो यहाँ तक IMF समझदार हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि फिर 1.1 तो ये, फिर दूसरा उन्होंने कहा कि आपने बिजली सस्ती नहीं करनी, प्लस आपने जो है वो जो आवाम को रिलीफ के नाम पे आप जो तमाशा करते हैं वो भी आपने नहीं करना। फिर आपने जो पेट्रोल जब पूरी इंटरनेशनल दुनिया के अंदर सस्ता होता तो तब सस्ता करें, लेकिन जब सस्ता नहीं करना होता तो आप सस्ता नहीं कर सकते। लेकिन ये क्या करते हैं कि जिस वक्त सस्ता करना होता है, यानी आपको अगर ये रिलीफ देना चाहते तो ये तकरीबन 100 से 150 के करीब ये पेट्रोल का रिलीफ दे सकते थे, लेकिन ये बचा बचा के आपको 1200 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये का रिलीफ दे रहे हैं। और इधर आपको 12 रुपये का जो है वो पेट्रोल का रिलीफ देते हैं, इधर दूध 10 रुपये बढ़ा देते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक बात की थी पब्लिक के ही किसी शो के ऊपर कि मैं अपने बच्चों को क्या जो है वो पेट्रोल पिलाना शुरू कर दूं दूध की जगह। तो ये एक बड़ी ही नुकसानदेह बात है, ये तंज नहीं था, ये वाकई रियलिटी है। इसी तनाजुर में आपसे जानना चाहेंगे, जून का महीना आ रहा है और जून का महीना अगर हम देखें, 2 स्टेटमेंट आई थी, वज़ीर ख़ारजा वज़ीर ख़जाना की जानिब से अलग स्टेटमेंट थी कि भाई अब आप IMF की तरफ हम नहीं जाएंगे, फिर दूसरी स्टेटमेंट आती है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो दरखास्तें करना शुरू कर देते हैं, और 9 जून का टाइम दिया गया था बजट पेश करने के। अब जो खबर आ रही है कि भाई हो सकता है इसको डिले कर दिया जाए। क्या आपको लगता है, रिलीफ की बातें की जा रही थी कि भाई पेट्रोल इतना सस्ता होगा, आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, क्या आपको लगता है कि आवाम को दोबारा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की कोशिश की गई और आने वाला बजट मजीद कितना खतरनाक होगा? थोड़ा सा सिंपल अल्फाज में आपसे जानना चाहेंगे नाज़रीन। हरमीत, मैं बिल्कुल सिंपल कर रहा हूँ हरमीत, इसमें इन्होंने चाल खेली है। मैं सादा सी बात बताऊं कि अगर नून लीग PDM के अंदर रह कर के नून लीग को पता चलेगा कि अगला इलेक्शन इनको बता दिया जाए, यानी प्री रेग्ड हो जाए,
तो ये जीत रहे हैं तो फिर इनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, और अगर जो है ये हार रहे होंगे तो स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी। अब ये करने ये जा रहे हैं क्योंकि आगे हंग गवर्नमेंट बननी है, सारी की सारी जो है वो किंग्स पार्टीज हैं, कुछ साइडलाइन किंग्स पार्टीज हैं, उन सब ने जब इलेक्शन में आना है तो ये क्या करेंगे कि बिजली और सब IMF के अगेंस्ट जो इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट जो चीजें थी जो कि हमारे ही भले के लिए थी, वो ये क्या करेंगे कि ये सब चीजें रिलीफ के नाम पर दे देंगे, पेंशन्स भी बढ़ा देंगे, तनख्वाहें भी बढ़ा देंगे, और कहेंगे जो मिनिमल वेज है वो आप इतना दे दें। ऐलान करने में तो कुछ नहीं जाता, देना तो है नहीं, तो क्या होगा कि लाला लाला हो जाएगी अवाम के अंदर और ये सारा मैटर बन जाएगा। तो एक्चुअल बात ये है कि हमारे पास फंड्स हैं नहीं। आपने PSDP फंड कितना बनाया, अभी सोहा ने बड़ा शानदार बताया कि 71 अरब बिलियन डॉलर जो है बंगला बना रहा है, तो बंगला की तो क्या बात है कि उन्होंने तो अच्छा बांग्लादेश जो है वो इस टाइम पे अपना रजिस्टर करवा चुका पूरी दुनिया के अंदर, अपना टेक्सटाइल, और पूरी दुनिया के अंदर उसकी लाइसेंसिंग दे चुका। और मैं आपको सामने आपके प्रोग्राम्स में कई सालों से ये चीखता आ रहा हूं कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट, हमारे 71 प्रोडक्ट तकरीबन अगर जो अजनास हैं उन्हीं को भी आपने पूरी दुनिया में रजिस्टर नहीं करवाया, और हमारा मैकेनिज्म नहीं है कि हम दाल चावल चने ये लोग जो हैं वो बाकी सारे मुल्कों के अंदर बेच सके। हमारा इतना ज्यादा गोश्त है, हमारा डेयरी की प्रोडक्ट्स है जो हम तरीके से बेच सके, हमने इस पर भी काम नहीं किया। हमारी कौम ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए काम ही नहीं किया, तो और हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं वो रिलक्टेंट हैं किसी भी काम के करने में। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये भेजेंगे तो हर चीज को सस्ता करके बजट में दे देंगे, इसके बाद इलेक्शन अनाउंस होगा। अगर ये ना हुआ तो फिर इनके बाद जो अगली आने वाली गवर्नमेंट है इनके साथ वो होगी कि जो कोई पूछेगा भी नहीं। सर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, ये भी चीज़ ऐड कर लें कि हम आज खुसूसन हमने सेगमेंट रखा इसीलिए कि हम कंपैरिजन कर सकें। सर बरामदाद में आप देखें ना, बांग्लादेश सर 65 अरब डॉलर का हदफ पूरा करने के करीब, और जो हदफ है वो 67 है, मतलब कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पाकिस्तान का 38 का 38 अरब का, जो कि 21 अरब हमने पूरा किया है, लेकिन उसका डिफरेंस देखिए कितना ज़्यादा है। मतलब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसा सेक्टर है जिस पर हम बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज़रिए मुबादला बहुत ज़्यादा कमाया जा सकता है। ज़रिए मुबादला तो मतलब हम कुछ बनाते तो हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही मेन चीज़ बता दी कि मेरी अगर कॉटन बेल्स है वो मैं सस्ते में उठा के दूं, मैं कार्टेल कर दूं, मैं सही तरीके से उसकी लाइसेंस ना कराऊं, मैं क्वालिटी इंश्योरेंस ना कराऊं, मेरी दुनिया में उसकी खपत ही ना हो, तो मैं क्या करूंगा। बंगला में आज जिस तरह की आप बात करेंगे, बांग्लादेश ने अपने टेक्सटाइल को, अपने कॉटन को, अपने यॉन को, अपने जूट को रजिस्टर करवाया है। सो उनकी मांग है पूरी दुनिया में। प्रोडक्शन में देखिए ना से नहीं दे रहे सर जी, प्रोडक्शन में देखिए आप, प्रोडक्शन में 40वां नंबर भी नहीं आता उनका, अगर कपास की प्रोडक्शन की बात करें। और पाकिस्तान में देखिए पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है प्रोडक्शन में कपास की। अच्छा, हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हम 1 रुपए टन के हिसाब से बेच देते हैं। हमारे यहाँ के लोग जो है वो यहाँ के ही नहीं है, यहाँ के मिनिस्टर ये सारे के सारे जो है ये मिले हुए हैं और यहाँ सिर्फ कट खाना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। अच्छा, अब जो मैं बात इंपॉर्टेंट बता रहा था वो अभी आपने बात कर दी, तो मैं बता रहा था कि बांग्लादेश का जो फॉरेन रिजर्व आपने अभी बता दिया कि 27 था, 27.4 USD था, इसी तरीके से 28.6 तक वो पहुंच गए हैं। और इसकी तरफ जो उनके जो बैंकिंग सेक्टर है उसका बहुत कमाल का काम है। बाकी मैं मजीद उसकी और बातें बताता हूँ, लेकिन जो अगला आपका जो क्वार्टर है वो अगर मुश्किल से चल भी जाए, ये एक भी चीज याद रखें, जितने जज्बाती किस्म के इकोनॉमिस्ट अगर आ भी गए, आपके पास बता भी दिए कि हम बगैर IMF के चल सकते हैं, या आयशा गौस बख्श बादशाह की आपने बातें सुनी होंगी कि वो हमारे मामलात में मदाखलत कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपको ये बताता चलूं कि IMF के बगैर आप बजट नहीं बना सकते। आप सोई भी कौम है, आप ख्वाब गफलत में डूबे हुए हैं। आपके इलामा इकबाल साहब जो हैं, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अगर घंटा लेके आपके कान के ऊपर भी चढ़ जाए तो इसहाकदार उठने वाले नहीं हैं। तो ये डॉक्टर साहब एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी अच्छी बात आपने की डॉक्टर साहब, जो आपने इकोनॉमिस्ट की बात की, हम इसहाकदार साहब को देखें तो उनकी जो स्टेटमेंट आई है कि $1 ट्रिलियन हमारे पास हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमारी उसका हिसाब वो लगा चुके हैं? अकाउंटेंट है, प्लीज उनको इकोनॉमिस्ट ना कहे, अकाउंटेंट है सर। डॉलर और डाल वही सवाल जो मैंने किया कि $1 ट्रिलियन हमारे पास हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या हमारे पास तो सिर्फ हमारे गुर्दे बचे हैं, वो मेरे ख्याल में उसका हिसाब लगा रहे हैं सर। अच्छा, डॉलर के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं आपकी आवाम के लिए, बहुत सादा से बताता हूं। इन्होंने एक और खिलवाड़ किया जो बजट के अंदर आपको रिपरकशन देखनी पड़ेगी। मुझे सुबह सुबह जो है ना सवाल इतना शानदार लगा
$71 बिलियन उधर बनने जा रहा है, और इधर आप 950 बिलियन डॉलर का PSDP फंड बनाने जा रहे हैं। वो भी आपको स्लैश डाउन करके 700 का करना था, एक्चुअल आपको 1400 बिलियन डॉलर का बनाना चाहिए, यानी 4.1 बिलियन डॉलर का बजट बनना चाहिए था लाजिम, लेकिन कट करके 700 बिलियन डॉलर का बनाया गया। और वो भी इन्होंने अपनी तरफ से, वजीर आजम ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी कौम गुर्बत में नहीं जा सकती, मैं अपनी कौम के लिए भी मैंगो लाया हूं। तो चुनाचे वो अपनी कौम के लिए जब वो मैंगो लाए हैं तो उन्होंने उसको बढ़ा करके उन्होंने 950 बिलियन कर दिया। अब जब वो 950 बिलियन कर दिया तो उसके ऊपर सुने कि जब बार्टर ट्रेड की बात हुई कि उन्होंने कहा कहीं बैलेंस, इसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड क्राइसिस से निकलने के लिए बार्टर ट्रेड पे जाना। तो ईरान, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और रशिया के साथ इन्होंने बार्टर ट्रेड की कोशिश की। ये भी बताता चलो कि ईरान के साथ 35% का जो डीजल है पिछली दफा जो है वो सिर्फ स्मगल हुआ है, यानी ये ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन आउट ऑफ रिकॉर्ड जो है यानी अनडॉक्यूमेंटेडली तकरीबन 65% डीजल जो है वो आपका ऑलरेडी हम लोग जो है वो स्मगल कर रहे हैं। तो हमारे, और दूसरी बात ये याद रखिए कि रशिया से हमने ना अभी तक तेल लिया है, ना ले सकते हैं, ना हमारे पास रिफाइनरीज हैं, और ले भी लें तो जो ऑयल उनके पास है वो क्रूड, वो चौथी टाइप का तेल है जिसकी वजह से वो हम सिर्फ इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी रिफाइनरीज हमारे पास नहीं है। तीसरी बात ये भी याद रखें कि हमारे पास गिरवी रखने के लिए हमारे PIA स्टील मिल, आप गिरवी रखने के लिए डॉक्टर हसनैन जावेद भी नहीं दे सकते, वो भी उनके लिए मेयार के मुताबिक नहीं है। आप सारी बातें ना इस वक्त टेक्निकल कर रहे हैं, टेक्निकलिटीज चले हमें समझ आती हैं, लेकिन सर अगर इमोशनल स्टेटमेंट की बात करें ना, आपको पता है फ्रेश स्टेटमेंट जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने दी है, अब वो किस बैकअप की बिना पर ये बात करें, वी डोंट नो। वो कहते हैं कि अगर एक चीज समझ लें, एक चीज समझ, तो बार्टर ट्रेड जब हो रही थी, मैं तब बता रहा हूँ, बार्टर ट्रेड होती है अजनास के बदले अजनास। तो 3 चीजें थी उसके अंदर, थी पेट्रोल था, कुछ गुड्स थे और कुछ और चीजें थी, 3 चीजें थी। इन्होंने क्या किया कि एक दिन के लिए बैंकिंग चैनल के अंदर जो है वो उसको इंटर मार्केट का रेट दे दिया, यानी 286 रुपए। जब 286 रुपए दिया तो एक दिन के लिए फ्रीज हो गई, बाकी वरना ओपन मार्केट में जो डॉलर का रेट है वो 313 रुपए, और सर बार्टर का रेट जो है वो चेंज हो गया। और सर देखिए फिर बार्टर सूट कितना करना था ना एट दैट टाइम, लेकिन अभी सर देखिए वो किस सूट कर सकता था, आप समझे, सूट कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि आप जो बजट बना है, जो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो 290 के ऊपर कैसे फिक्स कर दिया। यानी ये इसहाक डार साहब का खाला का घर है कि जब जिस डॉलर पे उनकी मर्जी होगी कि वो बजट बनाएंगे, और उसके बाद जो है जब ये सारी की सारी चीजें हिल जाएंगी, पेंशन अकाउंट होगा, फिर आपने फौजी बजट बनाना है, फिर आपने जो है वो बाकी जो हमारी बाकी चीजें वो सारी की सारी हिल जाएंगी। 4 अरब के ज़रिए मुबादला की ज़खायर हमारे पास मौजूद है, जिसको मैं बार बार इंडिकेट कर रही हूँ। लास्टली ये बताइएगा कि आपको पता है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ कहते हैं कि इन एनी केस अगर सारी शराइत पूरी करने के बाद भी मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे और कमर कस लेंगे, ये उन्होंने कहा। ये आज की जो फ्रेश सुर्खी है। कमर किस पे कसेंगे? देखिए मैं एक और बात भी बताऊं कि चाइना जो है वो प्रोजेक्ट बेस पे करता है। वो 2.3 का रोल ओवर भी जब उसने दिया था तो उन्होंने पैसे दोबारा वापस मंगवाए थे सेंट्रल अपने बैंक में वापस लेकर फिर 500 बिलियन दिया था, फिर 500 बिलियन दिया था, फिर 1000 दिया था। पूरा बैलेंस शीट बैलेंस करने के बाद उन्होंने दिया था। और वो भी जो भी करते हैं वो प्रोजेक्ट बेस करते हैं, इस तरह हार्ड कैश नहीं देते। हार्ड कैश सिर्फ IMF देता है। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंदर 9th से 10th रिव्यू के अंदर ये जाने वाले हैं। यानी आप ये समझ लें 1.1 बिलियन जो पिछला है वो छोड़ देंगे, नए यानी 24th रिव्यू के अंदर चले जाएंगे। यानी IMF का एक और बड़ा फंड देंगे जिसकी वजह से बजट बनेगा। अगर वो मिल गया तो ये ठीक है डॉक्टर स्टैन, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड रिव्यू। और आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है, वी डोंट हैव एनी वे आउट बट टू के IMF हमारी बात मान जाएगी, हम उनकी सारी शराइत मान के उनसे किस्त लेके अपना बजट बना सके, बिकॉज हम इस चीज़ के अभी मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खैर ये जो सारे बजट की सूरत हाल है इसके वाले से मजीद भी और सेगमेंट में लगता है प्रोग्राम में रखने चाहिए। अभी लेनी है आपसे इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नए टॉपिक नए इशूज़ के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।